Welcome to VLearn, Virtual Learning Network. The agenda of today's session is demand and its factors. In today's session, we will discuss about the demand schedule, their nature, various factors which affects the demand, implications of demand curve, increase in demand, future prices and their factors. So first of all, there is need to know about the term demand. In economics, basically it's the part of market fluctuation. Demand is a very wider concept, is a very important phenomenon which affects the consumer needs and as well as economy also. So demand is totally concerned with consumer oriented. आज के इस सेशन में हम डिमांड, जिसको कि आप हिंदी में मांग के नाम से जानते हैं, उससे रिगार्डिंग सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कैसे आप उनका यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में. सो सबसे पहले जरूरत है कि डिमांड की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा जाए. इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी इसकी इंक्रीज इन डिमांड जो इसके फैक्टर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डिमांड के लिए जरूरी है डिमांड है क्या. जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उसको आप कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. जो डिमांड का कर्व है इसको आप डी से इंडिकेट करते हैं. डिमांड बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी डिमांड की जाती है, जो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप डिमांड करते हो और उसके बदले जो बायर्स की विलिंग होती है उसको परचेज करने की, पेमेंट करने की, वो आपकी डिमांड हो जाती है. अगर आप सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जो भी जिस गुड्स को परचेज करने की आपकी डिजायर इंक्रीज होती है, राइज होती है, वो आपकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है. आज के इस मार्केटिंग सिनेरियो में मेन मोटिव होता है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनकी जो मांग है उनको प्रोवोक करना, प्रोडक्ट्स को अपीलिंग बनाना, जिससे कि जो भोक्ता है वो उस प्रोडक्ट के प्रति कंसर्न हो सके. सो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड is the amount of the good that buyers are willing and able to purchase is known as demand. कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मांग कस्टमर करता है और उसको परचेज करने के लिए वो पेमेंट देने को भी तैयार है, he is willing to pay that amount is known as demand. Now question arises कि ये जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्रीगेट इनकम की बात करते हैं. फिर जो आपकी इनकम है उसको वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. इसके रिगार्डिंग आप इकोनॉमिक्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. सो मैक्रो एग्रीगेट को कंसर्न करती है एंड जो माइक्रो है वो आपकी एक इंडिविजुअल को, एक फर्म को कंसीडर करती है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड. इकोनॉमिक्स जो आपकी है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए आप स्टडी करते हो. लाइक रॉबिन्स, कीन्स, मार्शल, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने इसकी प्रॉपर एनालिसिस करी है. वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके रिगार्डिंग उन्होंने इन सारी चीजों की एनालिसिस करी. एडम स्मिथ है. जो लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड कस्टमर की जो मांग है उसकी प्रॉपर एनालिसिस की गई और उसके बाद उसका एक लॉ बनाया गया, एक नियम बनाया गया. ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप पे बेस्ड है. मांग का नियम इनवर्स रिलेशनशिप पे बेस्ड है. इट मींस कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो जो भोक्ता है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. और अगर वस्तु की मांग कम होगी तो जो नंबर है ग्राहक के वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप. द क्लेम
that the quantity demanded of a good falls when the price of the good rises, other things equal. अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो उपभोक्ता हैं उस गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे और अन्य बातें समान रहेंगी. ये आपका नियम लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है. बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन इनवर्स रिलेशनशिप. Means if price increases, the number of quantity, the number of customers demand will decreases. So, moving in our next slide, demand schedule. शेड्यूल बेसिकली शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसके बिहाफ पे आपको ये बताया गया है कि जो भी प्राइस है और जितनी भी क्वांटिटीज की डिमांड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप कैसे इंडिकेट हो रहा है. फॉर सपोज कोई कस्टमर है, उसकी डिमांड है कि वो लाइट्स को परचेज करना चाहता है. यहाँ पे आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इजीली देख सकते हैं कि जो भी प्राइसेस ऑफ लाइट्स हैं एंड जो क्वांटिटी है उनको पी के सिंबल से एंड क्वांटिटी को क्यू के सिंबल से इंडिकेट किया गया है. तो इस तरीके से आप प्राइस ऑफ गुड्स और उसकी क्वांटिटी की डिमांड के बारे में प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं. हेलेंस एक कस्टमर है, उसकी डिमांड है जो लाइट्स के लिए सबसे पहले है प्राइसेस अगर 0 लेवल पे हैं तो उसकी क्वांटिटी 16 रुपीज है. 16 क्वांटिटी की डिमांड करती है. मींस जैसे प्राइस अप होते हैं क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं क्वांटिटी इंक्रीज होती है. यू कैन सी डायरेक्टली ₹1 पे नंबर ऑफ क्वांटिटी 14 है, ₹2 पे नंबर ऑफ क्वांटिटी 12 है. इट मीन्स देयर इज अ डाउनफॉल. जो भी इनवर्स रिलेशनशिप बेस्ड है, अगर प्राइस की क्वांटिटी 10 है तो इट मीन्स उसका प्राइस क्या है? 3 रुपीज है. जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी. तो इस तरीके से आप प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप पे बेस्ड इस लैट्स और उसकी डिमांड की एनालिसिस कर सकते हो. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप. हेलेन ने गुड्स की डिमांड की, अगर प्राइस उसके इंक्रीज हो रहे थे इट मीन्स कि उसकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो डाउन हो गई. प्राइस अगर उसके रिड्यूस हो गए तो क्वांटिटी उसकी इंक्रीज कर गई. सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ डिमांड. एंड इन डिमांड इसको आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया, एक टेबुलर फॉर्म में इंडिकेट किया, दैट इज नोन एज शेड्यूल. नाउ लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर इज अ नीड. आज के इस जो भी हमारी इकोनॉमी है इसको कंसर्न करने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट फोर्सेस. जो भी आपके उपभोक्ता हैं उनकी मांग पे, उनकी पूर्ति पे जो भी वस्तुएं प्रोवाइड की जाती हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो ऐसे ओरिएंटेड पर्सन्स हैं जो कि पूरी मार्केट की एनालिसिस करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ही आप मार्केट की प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, प्रॉपर चीजों को समझ सकते हैं. तो सबसे पहले होती है मार्केट डिमांड वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड. अभी तक आपने पढ़ा मांग का नियम, मांग का शेड्यूल. अब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे मार्केट डिमांड की और इंडिविजुअल डिमांड की. मार्केट इट मीन्स अ वाइडर कंसेप्ट. मार्केट वो प्लेस है जहां पे आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं. सो मार्केट डिमांड क्या है? आज की कस्टमर की डिमांड क्या है मार्केट में? सो द क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट इज सम ऑफ द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल बायर्स एट ईच प्राइस. जितनी भी क्वांटिटी की डिमांड मार्केट में की गई उन सब का टोटल जितने भी बायर्स ने उनकी डिमांड करी है हर एक डिफरेंट लेवल्स पे. मींस इसको आप एग्रीगेट फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. लाइक हेलेन एंड केन 2 बायर्स हैं लैट मार्केट में. सो QD क्या है आपकी? Q इंडिकेट्स क्वांटिटी एंड D इंडिकेट्स डिमांड. तो इन दोनों की जो QD है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. Here you can see the diagrammatic representation of curve like the market demand curve for LADs. Basically it's a focal point. ये जो फोकल पॉइंट है इसके थ्रू आप देख सकते हो कि जो भी आपने पी की एनालिसिस करी थी प्राइस और क्वांटिटी की, उसकी प्रॉपर एनालिसिस आप कर सकते हैं. For suppose you can see in this diagrammatic representation that on the x-axis here
price, here you can see the quantity, number of customers, quantity, like 0 is the basic level, and 0, 5, 10, 15, 20, 25. 25 is the demand, quantity is market. इनिशियल लेवल, प्राइस का लेवल है 1 to 6, मीन्स $1, $2, $3, $4, $5 एंड $6. पी लेवल वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, क्वांटिटी लेवल आपका एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है. हियर यू कैन सी वेरी इजीली, अगर आपकी डिमांड फॉर सपोज प्राइस आपका 1 रुपीज है, तो कस्टमर की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी कितनी है 21. प्राइस रुपी आपके अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, 2 रुपीज होते हैं, कस्टमर की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है 18 की. सो इस तरीके से जैसे ही आपके प्राइस अपवर्ड होंगे, जो कस्टमर है, कस्टमर की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी. जब प्राइस आपके डाउनवर्ड होंगे तो कस्टमर की जो डिमांड है वो हाई हो जाएगी. तो इस तरीके से इन फोकल पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइंट किया, वो आपका एक डिमांड कर्व इंडिकेट करता है, जिसको आप डी से इंडिकेट करते हैं. Let's move on in my next slide. Demand curve shifters. आपको पता है कि किसी भी चीज की अगर प्राइस अप होगी तो उसकी जो कीमत डाउन होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा. सो डिमांड कर्व बेसिकली शोज प्राइस का इफेक्ट बताता है और इसकी क्वांटिटी की डिमांड बताता है कंज्यूमर ओरिएंटेड की, जबकि अदर थिंग्स इक्वल रहती हैं. अदर थिंग्स का मतलब है, ये जो अन्य बातें हैं इसका मतलब है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ऐसे फैक्टर्स जो कि डिमांड की एनालिसिस में सपोर्ट नहीं करते, लाइक नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स है, लाइक दैट इज थिंग्स दैट डिटर्मिन बायर्स डिमांड फॉर अ गुड अदर देन द गुड्स प्राइस. वो सिर्फ कस्टमर की विलिंगनेस, उनकी डिजायर, उनकी प्रोपेंसिटी टू पे, उसके बारे में इंडिकेट करते हैं, ना कि उस गुड्स के प्राइस के बारे में. तो इस तरीके से आप चेंजेस जो होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, डिक्रीज हो रही है, उनके चेंजेस को भी आप इस डी कर्व के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि टोटली बेस्ड है डायरेक्ट रिलेशनशिप पे. ओके, डिमांड कर्व शिफ्टर्स. इंक्रीज इन कस्टमर्स और इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स. जो भी इंक्रीज होगी क्वांटिटी की डिमांड, वो हर एक प्राइस पे होगी, और जो शिफ्ट होगा डी कर्व, वो हमेशा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. एज यू कैन सी, सपोज द नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेस, then at each peak quantity demand will increases by 5 in this example, right? 0, 5, 10, 15, 20, 25 to 30, these are the levels of quantity, and 1, 0 to 6 इसको प्राइस से कोरिलेट कर सकते हो. अगर बायर इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ईच पी प्राइस इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होगी बाय 5 इन दिस एग्जांपल यू कैन सी. सो ये जो डिमांड कर्व का जो शेड्यूल है वो आपको ये बताता है कि इस डिमांड कर्व के थ्रू आपकी जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि कस्टमर की जो अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कस्टमर की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है. अगर प्राइस डाउनवर्ड जाते हैं तो कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. डिमांड कर्व शिफ्टर्स इनकम. डिमांड कर्व जो होती है उसको आप पॉजिटिवली रिलेट कर सकते हैं, मींस इनकम अगर बढ़ रही है तो उसके कॉजेस क्या हैं, कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है ईच प्राइस पे. अगर इंक्रीज होगा तो शिफ्ट वो डी कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा. अगर जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी वो नेगेटिवली रिलेटेड करती हैं, जैसे इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट डी कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स टू द लेफ्ट. अगर आय बढ़ रही है तो जो इंफीरियर वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उनकी जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में कंसिडर कर दिया जाएगा. सो इस तरीके से आपने डिमांड की एनालिसिस करी. इंफीरियर गुड्स में वो इनकम बढ़ने पर भी हमेशा वो लेफ्ट इंडिकेट करेगा, बट अगर इंक्रीज इन इनकम नॉर्मल केसेस में है तो उस केसेस में वो राइट शिफ्ट करेगा. डिमांड कर्व शिफ्टर्स प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. फॉर सपोज 2 गुड्स है, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आती है जिसको आप प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेसिक एग्जाम्पल है लाइक टी एंड कॉफी. इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स टी को पे करते थे अब वो कॉफी पे शिफ्ट हो गए. इस गुड्स की डिमांड को आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. बट अगर एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सहायक वस्तुएं. इनका मतलब है कि अगर आपके पास फॉर सपोज पेन है
और इंक है, एक कीमतों के बढ़ने पर दूसरी वस्तुओं पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है। एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। फॉर सपोज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, अगर एक वस्तु की कीमत इंक्रीज हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो दूसरी है उसकी डिमांड पे वो इंक्रीज इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा एंड हैमबर्गर्स, अगर पिज्जा का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो हैमबर्गर्स की डिमांड है उसमें क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी उसकी डिमांड। तो इस तरीके से जो हैमबर्गर की डिमांड है उसका कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ जो कस्टमर्स थे वो उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। कोक एंड पेप्सी है, लैपटॉप्स है, I earlier said tea and coffees है, these are the some examples of complement substitute goods. So let's move on in my next slide. कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं, लाइक अगर एक प्राइसेस के इंक्रीज होने पे दूसरे जो फॉल, दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। फॉर सपोज कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स है, इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स राइजेस पीपल बाय फ्यूअर कंप्यूटर्स एंड देयरफॉर लेस सॉफ्टवेयर्स, तो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर की डिमांड है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। फॉर सपोज कॉलेज की ट्यूशन फी है और टेक्स्ट बुक है, क्रीम चीज है, एग्स है, बैककॉर्न है, इन सारी चीजों को आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की फॉर्म में कह सकते हैं। अगर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कार यूजर्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पार्ट हो जाती है। टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर सपोज कोई भी जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसका इनकम लेवल, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसका नेचर, उसकी हैबिट्स, ये सारी जो चीजें होती हैं उसकी डिमांड को, उसकी विलिंगनेस टू ड्राइव, उसकी इनर ड्राइव, उसकी अर्ज, इन सारी चीजों को अफेक्ट करती है। उसकी विलिंगनेस टू बाय द थिंग्स, ये जो फैक्टर्स हैं, प्राइस रिलेटेड गुड्स है, इन सारी चीजों को परचेज करने के लिए, डिमांड करने के लिए कंज्यूमर की जो मेन साइकोलॉजी है वो इसके बेसिक एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे जो टेस्ट है गुड्स का वो इंक्रीज कर देता है डिमांड को, तो इसका मतलब है जो वो शिफ्ट डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट हो गया। The Atkins diet became popular in the 90s, caused an increase in demand for eggs. तो डिमांड कर्व की जब इंक्रीज हो गई डिमांड, तो इसका मतलब है कि डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। सो इस तरीके से टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपके कस्टमर की डिमांड्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका प्राइस फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर डिमांड कर्व के जो प्राइसेस के वेरिएंसेस हैं, जो भी उसके कॉम्बिनेशंस हैं, उसी के बिहाफ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड की जाती है। जितना भी प्राइसेस में शिफ्ट होगा, चेंजेस होंगे, डिमांड कर्व पे उसका इफेक्ट होगा। Changes in price causes a shift along the demand curve. जिसमें चेंजेस आएंगे, अगर आपके शिफ्ट में चेंजेस होगा तो डिमांड कर्व को आप शिफ्ट इन द क्वांटिटी के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल है जिससे कॉज हो सकता है शिफ्ट का, वो एंटायर डिमांड कर्व पे इफेक्ट करेगी। अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व इज रिफर्ड टू एज अ शिफ्ट इन डिमांड। अगर पूरे डिमांड कर्व पे चेंजेस हुए हैं, शिफ्ट हुआ है, तो वो शिफ्ट इन डिमांड के नाम से आप उसको जानेंगे, मीन्स उसमें चेंजेस हुए हैं। इनकम आय, कोई भी इनकम जिसमें चेंजेस होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सो अ गुड जिसकी डिमांड डिक्रीज होती है उसके साथ ही दूसरे इनकम की डिमांड इंक्रीज होती है, वो आपकी इंफीरियर गुड्स का एग्जाम्पल है। कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी, बढ़ती हुई इनकम के साथ उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, वो आपकी नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल है। चेंजेस है, चेंजेस इन इनकम भी आपकी इनकम को अफेक्ट करते हैं, लाइक इंक्रीज इन इनकम डिमांड को रिड्यूस करती है, इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज करती है डिमांड को, कार्स को, क्लोथिंग को, जितने भी आपके लग्जरियस आइटम्स हैं। सिग्निफिकेंटली जो आपका जो एक कस्टमर है, उसके टेस्ट, उसकी हैबिट्स, उसके चेंजेस, उसकी प्रेफरेंसेस, वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। फॉर सपोज किसी को ज्वेलरी पसंद है तो उसको परचेज करेगा, उसका इनकम इंक्रीज हो रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है तो वो एयर ट्रैवलिंग पे जाएगा अगर पहले रेल से जाता है। तो दीज आर द चेंजेस विच अफेक्ट्स फ्रॉम इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। Number of buyers means potential buyers, and in
increase in the number of potential buyers will increase the demand for the good. For example, जो demand है लाइन increase की, इसका मतलब है population increase है. बास्केटबॉल बेसबॉल टिकट्स हैं, उनको आप more expensive मानते हैं larger cities में. तो इस तरीके से जो number of buyers हैं, उनकी डिमांड से आपकी जो गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होती है. Future prices. Future price, for suppose an increase in the expected future price of a good increases current demand. अगर किसी भी गुड्स को ये मान लिया जाता है कि इन ईयर, जिसको आप कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा कहते हैं, कि अगर आपके जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं, तो इस गुड्स की जो करंट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है. और डिक्रीज, फॉर सपोज अगर स्टॉक एक्सचेंज में ये रूमर क्रिएट हो जाए कि इस इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स और इंक्रीज हो सकते हैं, इसका प्राइस और बढ़ सकता है, तो नंबर ऑफ बायर्स क्या हो जाएंगे, उसकी डिमांड को ज्यादा करेंगे. तो ये आपके फ्यूचर प्राइस का अफेक्ट होता है. डिक्रीज होंगे, इट मीन्स अगर रूमर आ गई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो मार्केट के शेयर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स क्या करेंगे, अपने शेयर्स को सेल कर देंगे. तो इससे क्या होगा, इस रूमर से जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस की वजह से करंट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. When a good is temporarily put on sale, people stock upon the goods. अगर कुछ गुड्स उनको टेम्पररी आप सेल पे पुट ऑन करते हैं, तो जो लोग क्या करेंगे, उनको स्टॉक करना शुरू कर देंगे. टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के जो टेस्ट पैटर्न्स हैं उससे भी सारे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि कस्टमर की डिमांड को डिसाइड करते हैं. For example, demand curve shift due to changes in the tastes over time. For example, demand for cereal may be high in the morning but low at night. उसी तरीके से Saturday Night Fever सीरीज को 1970 में इसकी हाई डिमांड थी, बट 2000 में इसका लो डिमांड हो गई. तो इट वेरी, क्योंकि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसकी टेस्ट की प्रेफरेंसेस भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फैशन, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन मार्केट सिनेरियो. इस तरीके से आप इन चीजों को कंसर्न कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं डिमांड की. क्वालिटी भी इफेक्ट करती है. जो भी आपके गिवन प्राइसेस होते हैं उस पर जो भी आपका डिमांड फैक्टर्स होता है वो कंसर्न होता है. इस तरीके से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन क्वालिटी, क्योंकि अगर आप क्वालिटी में चेंजेस करेंगे तो जो डिमांड कर्व है वो आपका शिफ्ट होगा. इस तरीके से जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी कंसर्न प्राइस है, वो अफेक्ट करते हैं. सप्लाई demand curve do not shift due to changes in supply. सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता सप्लाई के चेंज होने से. सप्लाई का भी लॉ है. सप्लाई का मेन मतलब होता है पूर्ति. लाइक सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. जो भी प्रोड्यूसर होता है वो उसमें अगर पी इंक्रीज हो रहे हैं तो कस्टमर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी. सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द डायरेक्ट रिलेशनशिप. शिफ्ट इन सप्लाई चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस कॉजिंग अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व. इस तरीके से आप क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, डिमांड शिफ्ट नहीं होगी. ग्राफ ऑफ अ सप्लाई शिफ्ट. D indicates the demand and S indicates the supply. All demand, no supply, and supply. You can see in this diagrammatic representation that x-axis indicates the quantity level. For example, 2000, 4000, 6000, 8000, 10, 12, 14. And y-axis indicates the price level: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 rupees. In purple line, we can see the old demand. New supply, we can, with yellow line we can see the new supply, and blue we can see the supply. So, and decrease in supply shift the supply curve to the left. अगर आपकी सप्लाई में डिक्रीज कमी हो जाती है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है. अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस होते हैं, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस होती है, देन सप्लाई कर्व आपकी लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है. दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द वेरियस रीजंस कि क्यों आपके सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट होते हैं. इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों होगा, राइट क्यों शिफ्ट होगा, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होंगे. You can see in purple line D indicates old demand, new demand yellow line, and supply blue line. डिमांड को ब्लू लाइन से ब्लू और जहां पे पर्पल और ब्लू इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल, राइट.
और जो येलो कर्व है वो आपका शो कर रहा है कि डिमांड कर्व आपका राइट शिफ्ट हुआ है. इट मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स, उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है. तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. डिक्रीज इन डिमांड वो आपकी लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होगी. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल आपका फॉल हो गया. जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी फॉल हो गई. इस वजह से आप इसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं. On the basis of this above explanation, you have some practice questions. You have to define demand schedule, market demand versus individual demand, demand curve shifters, and future prices. So I hope you enjoyed the session. Please go through your slides again. Thank you.